A very warm welcome to each and every one of you. I am Richa Sharma and you are watching परचम. Very good noon everyone. चलिए शुरू कर लेते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स सेशन को. आज है 25 अप्रैल 2024. अगर पंचांग के हिसाब से देखें तो वैसाख महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष की द्वितीय है आज. और विक्रम संवत के हिसाब से कौन सा साल है? 2081. यही पूछ लूँ आपसे, बताइए सक कैलेंडर जो होता है, जैसे आप शक कैलेंडर या सक कैलेंडर बोलते हो, उसके हिसाब से कौन सा साल चल रहा है? ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 2024 है, विक्रमी संवत के हिसाब से 2081 है, सक कैलेंडर के हिसाब से कौन सा ईयर है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. आज ना पढ़ना शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी एक्साइटेड सी न्यूज़ है जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ कल, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ. बिकॉज सिंस वी पीपल मीट डेली तो सारी चीज़ें अच्छी वाली शेयर कर लेनी चाहिए. तो कल हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी डेली सीए में, अगर आपको याद हो, प्राची यादव हैज़ वन 2 गोल्ड इन एसीसी पैरा कनोई एशियन चैम्पियनशिप जो कि टोक्यो जापान के अंदर हुआ. तो ये न्यूज़ हमने पोस्ट बना के परचम के इंस्टाग्राम पे भी डाली थी, जैसे कि रोज़ डलती है वहाँ पे न्यूज़. और इसको किसने शेयर किया है अपनी स्टोरी पे? डायरेक्टली प्राची यादव जी ने, इनके खुद के हैंडल पे. एंड वी वर वेरी एक्साइटेड. अरे वाह, इतने दिग्गज लोग, जब अर्जुन अवार्ड विनर हैं भाई, जब इन्होंने हमारी पोस्ट शेयर कर दी तो बड़ा अच्छा सा मोमेंट था. सो आई थॉट आई जस्ट शेयर इट विथ यू. चलो शुरू कर लेते हैं आज के सिलसिले को. सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करेंगे. आज 2 इंपॉर्टेंट डेज पढ़ने हैं हमको. पहला कौन सा है? ये जनाब कौन है? ये मच्छर हैं. जनाब नहीं है, साहिबा हैं. फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो. क्या कॉज करता है? मलेरिया कॉज करती हैं ये. सो आज यानी 25 अप्रैल को आता है वर्ल्ड मलेरिया डे. अप्रैल से ही थोड़ी गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है ना, तो चाहो तो अप्रैल से ऐसा एसोसिएशन याद रख सकते हो. इससे पहले तक इतनी गर्मी नहीं होती है, अप्रैल एंड में आते आते बहुत गर्मी हो जाती है, सो मलेरिया के चांसेस बढ़ जाते हैं. नहीं तो कल हमने देखा था 24 अप्रैल को आता है पंचायती राज डे. ठीक है, तो पंचायत हो रही है कि कैसे मलेरिया को से बचा जाए, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो. ओके, सो 25 अप्रैल इज़ वर्ल्ड मलेरिया डे. और इस दिन मलेरिया की जागरूकता और क्या किया जाए ताकि हो नहीं, ये सारी बातें की जाती हैं. थीम क्या है जी? Theme for this year is accelerating the fight against malaria for a more equitable world. मलेरिया ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ थोड़ी गर्मी अच्छे से रहती है वहीं मलेरिया ज़्यादा होता है, बिकॉज ये मच्छर वहीं सर्वाइव कर पाता है. तो हम कैसे फाइट करें, हमारी मलेरिया की फाइट को और तेज़ करें ताकि हर जगह सिमिलर सी कंडीशंस रहें. ऐसा नहीं हो कई जगह मौत हो रही है मलेरिया से, इससे रिलेटेड थीम रही. सो मलेरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है. अगर बिगड़ जाए, एक्सट्रीम हो जाए तो फेटल हो सकता है. और इसको कौन कॉज करता है? एक पैरासाइट है, परजीवी पैरासाइट, प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से ये होता है. उस प्लाज्मोडियम पैरासाइट को हमारी बॉडी में लाता कौन है? वेक्टर कौन है? वाहक कौन है? सो इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो. एनोफिलीज मस्कीटो में भी जो महिला हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं. अच्छा, प्लाज्मोडियम में भी 2 तरह की स्पीशीज़ होती हैं. एक है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम. सबसे ज़्यादा डेथ अगर मलेरिया से होती हैं तो वो इस प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ की वजह से होती हैं, फैल्सीपैरम. और मोस्ट वाइड स्प्रेड जो मलेरिया देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमनली जो फैलता है, वो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स स्पीशीज़ की वजह से फैलता है. तो ये 2 स्पीशीज़ और आप ध्यान रखोगे. अगले हैं वर्ल्ड पेंगुइन डे. एक तरफ मच्छर हैं गर्मी वाले एरियाज और एकदम बिल्कुल ठंडे अंटार्कटिका. चलो वर्ल्ड पेंगुइन डे मनाया जा रहा है आज. तो वर्ल्ड पेंगुइन डे पर्टिकुलरली कौन सी स्पीशीज़ ऑफ पेंगुइन्स के लिए मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है? एडिले पेंगुइन. 25 अप्रैल को ही यूजुअली ये जो पेंगुइन्स हैं ये अपना एनुअल माइग्रेशन शुरू करती हैं, अंटार्कटिका के नॉर्थ साइड में मूव करना शुरू करती हैं, इसलिए इस दिन वर्ल्ड पेंगुइन डे मनाया जाता है. बस इतनी सी बात ध्यान रख लीजिएगा. और इसकी शुरुआत रॉस आइलैंड अंटार्कटिका से, मैकमर्डो स्टेशन है यूएस का, वहाँ पे जो साइंटिस्ट थे, रिसर्चर्स थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अच्छा हर साल ये जो पेंगुइन है, एडिले पेंगुइन, ये अपना एनुअल माइग्रेशन करती हैं, पलायन करती हैं टुवर्ड्स दी नॉर्थ ऑफ अंटार्कटिका. तो इस चक्कर में इन्होंने इस दिन को वर्ल्ड पेंगुइन डे के तौर पर मनाना शुरू कर दिया. ठीक है जी, चलिए. अब आज जो भी कुछ आप पढ़ोगे उसकी पीडीएफ कहाँ से ले सकते हो? हिंदी की भी और इंग्लिश की भी. तो उसके लिए आपको परचम के टेलीग्राम पे जाना है या फिर परचम ऐप पे जाना है. ठीक है. और अगर आपको मंथली कंपाइलेशन चाहिए, पूरी मंथली मैगजीन का या फिर सवाल ई बुक जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में आती है विद एक्सप्लेनेशन, तो कहाँ जाना है? वेबसाइट पे जाना है. इंडिविजुअल पीडीएफ किसी भी सब्जेक्ट की चाहिए हो, वेबसाइट पे जाइए. सिर्फ डेली सीए आपको टेलीग्राम ऐप पे अलग से दे दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट. फिर भी आपको कोई जानकारी चाहिए, हेल्पलाइन नंबर्स हैं, ईमेल एड्रेस है, परचम ऐप में आप चैट कर सकते हो. टाइम और दिन का ध्यान आप रखेंगे. आगे बढ़ें. ओके, अगली खबर आ रही है कान फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड.
कान फिल्म फेस्टिवल याद है, फ्रांस में होगा, मई के अंदर होगा, और काफ़ी टाइम बाद इंडिया से एक मेन एंट्री मूवी की गई है। कौन सी मूवी है, याद है कुछ? याद है तो लिख दो, नहीं तो फिर देखेंगे। ओके, सो अब उसी कान फेस्टिवल फिल्म फेस्टिवल से एक और न्यूज़ आ रही है, और वो ये है कि FTII के स्टूडेंट की, 4 स्टूडेंट्स हैं FTII के, FTII पुणे, उनकी एक फिल्म है सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो, और इसको सिलेक्ट किया गया है टू कम्पीट इन 77th कान फिल्म फेस्टिवल। ये अधूरी न्यूज़ है। कौन सी कैटेगरी में? ला सिनेफ कैटेगरी के अंदर। ला सिनेफ कैटेगरी, ला सिनेफ कैटेगरी ये कैटेगरी होती है जहाँ जितने भी फिल्म इंस्टीट्यूट्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, वहाँ से एंट्रीज ली जाती हैं। फिल्म इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स ने जो भी कुछ बनाई हैं मूवीज़, वहाँ से सिलेक्ट करके कान में जो कम्पीट करेंगी। तो पहली बार इंडिया से ला सिनेफ कैटेगरी में एक मूवी सिलेक्ट हुई है, उसका नाम है सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो, और ये FTII यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में है, उनके स्टूडेंट्स द्वारा बनाई गई एक शॉर्ट फिल्म है। ओके, सो इट हैज़ बीन सिलेक्टेड। ला शेफ सेक्शन में कम्पीट करेगी ये फ्रांस में, और 4 स्टूडेंट्स ने हालांकि बनाई है, पर डायरेक्ट किसने किया है इसको? चिदानंद नायक ने किया है। ओके, सो सनफ्लावर्स से रिलेटेड नाम है, पूरा नाम याद नहीं रहे तो सनफ्लावर्स जैसा याद रख लो। ला सिनेफ के अंदर सनफ्लावर कम्पीट करेगी। ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ये मूवी है जो कि ऑफिशियल एंट्री इंडिया की इस बार कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए गई है। ठीक है, जो मेन प्रॉपर मूवीज़ होती हैं, फीचर फिल्म्स होती हैं। सो पायल कपाड़िया ने बनाई है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, और ये कान फिल्म फेस्टिवल में, नॉट फीचर फिल्म वी विल से, ये हमारी ऑफिशियल एंट्री है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। आ जाओ। अच्छा, यहीं पे क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है पहले आपको जब हम कांस फिल्म फेस्टिवल पढ़ रहे थे। बताइए, इंडिया से पहली और एकमात्र फिल्म जिसने कान फिल्म फेस्टिवल जीता था बेस्ट फिल्म के लिए, बताइए वो फिल्म कौन सी थी? ठीक है, बताइए। अब चलते हैं थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ, रुक करते हैं, और स्पोर्ट्स में भी टेबल टेनिस की तरफ चलते हैं। सो टेबल टेनिस से न्यूज़ आ रही है कि अभी तक हम देखते आ रहे थे कि मनिका बत्रा बहुत पॉपुलर टेबल टेनिस प्लेयर हैं, वो नंबर 1 इंडिया से रहती थी। वर्ल्ड रैंकिंग्स की अगर हम बात करें तो इंडिया से टॉप मोस्ट खिलाड़ी टेबल टेनिस में मनिका बत्रा को हम जानते थे। अब मनिका बत्रा को पीछे छोड़ दिया है किसने? श्रीजा अकुला ने। श्रीजा अकुला, सो शी हैज सरपास्ड मनिका बत्रा एज इंडियाज नंबर 1 टेबल टेनिस प्लेयर, श्रीजा अकुला। ओके, और इन्होंने अभी हाल ही में जब कॉमनवेल्थ हुए थे तो मिक्स डबल्स में भी खिताब जीता था, गोल्ड जीता था। किसके साथ जोड़ी बनाई थी? शरत कमल के साथ बनाई थी, 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। देन इनका अभी तक का करियर हाई रैंकिंग 38 पे है ये, और मनिका बत्रा 39 पे स्लिप कर गई हैं। ठीक है, चलिए मुझे बता दीजिए श्रीजा अकुला कौन से स्टेट इन इंडिया को या यूनियन टेरिटरी इन इंडिया को बिलोंग करती हैं? राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। श्रीजा अकुला याद रखिएगा। अगली खबर आ रही है एक रिटायरमेंट से रिलेटेड, लेकिन ये ऐसा रिटायरमेंट नहीं है कि अब ये खेलना ही छोड़ देंगे। ये प्रोफेशनल टूर्स से रिटायर कर रहे हैं। एक स्क्वॉश प्लेयर हैं और नाम क्या है? सौरव घोषाल। सौरव घोषाल, कभी स्क्वॉश देखा है? एक कमरा होता है, दीवारों से खेलते हैं बॉल मार मार के, जैसे हम बचपन में अकेले होते थे, कोई पार्टनर नहीं होता था खेलने के लिए, तो क्या करें, दीवार के साथ ही खेल लो। तो स्क्वॉश में इसी तरह से कुछ खेला जाता है। सो बड़ी घोष आवाज़ आती है ना, घुश घुश ऐसे करके कुछ याद कर लो। तो स्क्वॉश घोष सेम साउंड है, एग्जैक्टली। सो सौरव घोषाल, पहला क्वेश्चन, कौन सी फील्ड ऑफ स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं? घोष स्क्वॉश, स्क्वॉश से जुड़े हुए हैं, और इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है प्रोफेशनल स्क्वॉश से। यानी स्क्वॉश की जो प्रोफेशनल टूर्स होते हैं, प्रोफेशनल बॉडी होती है, उनके अंडर में अब ये टूर्नामेंट्स वगैरह नहीं खेलेंगे। हालांकि इंडिया के लिए ये अभी खेलते रहेंगे। जैसे टेनिस की हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं ATP, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, या WTA, विमेन टेनिस एसोसिएशन, ये लोग जो टूर्नामेंट्स करवाते हैं, है ना। इसी तरह से स्क्वॉश के अंडर में PSA वर्ल्ड टूर होता है। तो अब ये इससे रिटायरमेंट ले चुके हैं सौरव घोषाल। ओके, बट ही विल कंटिन्यू टू प्ले फॉर इंडिया। अब इनके करियर के बारे में थोड़ी हाइलाइट्स देख लें। सो घोषाल ने 12 प्रोफेशनल स्क्वॉश एसोसिएशन टाइटल्स अपने नाम कर रखे हैं, और इन्हीं से अब ये आगे नहीं खेलना चाह रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल ला चुके हैं, एशियन मेडल्स ला चुके हैं। अकेले इंडियन मैन हैं जो कि स्क्वॉश की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 10 तक पहुँचे हैं। ओके, सो इनके करियर की हाईएस्ट टॉप 10 के अंदर जाना ये रहा है। 9 टाइम एशियन गेम्स के मेडल लाए हैं, जिनमें से टीम गोल्ड लेकर के आए हैं 2014 और
2022 एशियन गेम्स में 13 नेशनल टाइटल्स हैं, कॉमनवेल्थ मेडल्स हैं, वर्ल्ड डबल चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल, अभी 2022 में ग्लासगो में वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी स्क्वॉश की, उसमें गोल्ड लेकर के आए थे। देन फर्स्ट इंडियन मेल प्लेयर टू सिक्योर कॉमनवेल्थ गेम्स स्क्वॉश मेडल सिंगल्स कॉम्पिटिशन में, राइट। तो काफ़ी सारे इनके करियर के हाइलाइट्स हैं जिनमें काफ़ी गोल्ड भी शामिल हैं, एशियन में, कॉमनवेल्थ में भी मेडल शामिल हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में शामिल हैं, नेशनल टाइटल्स हैं। ओके, चलो अब हम चलते हैं स्टेट कैटेगरी ऑफ न्यूज़ की तरफ। सो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स ऑफिस यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिस किसका, कौन से स्टेट का, हरियाणा का। इट हैज़ लॉन्च्ड एन ऐप का नाम क्या है, वोटर्स इन क्यू, वोटर्स इन क्यू, कतार में जो वोटर्स होते हैं, फॉर इंफॉर्मेशन ऑन क्यू एट पोलिंग सेंटर्स। अब पोल्स चल रहे हैं, वोटिंग का सिलसिला चालू हो रखा है तो हरियाणा के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिस है उन्होंने एक ऐप लॉन्च की है कि भाई आपको पता लग जाए अलग अलग पोलिंग बूथ्स पे या स्टेशंस पे कितना क्यू है, कितनी कतार है, ताकि जैसे ही वो कतार कम होती है आप अपने घर से जाकर के वोट दे सकते हो। तो वोटर्स की सहूलियत के लिए किया गया है। कई लोग सिर्फ इसलिए वोट देने नहीं जाते हैं, अरे कौन है घंटों घंटों में लाइन में खड़ा रहेगा, हमारे पास टाइम नहीं है। तो आप आराम से देख लो, जब आपको लगे क्यू कम है उस समय जाके आप वोट दे सकते हो। तो इसके पीछे का इंटेंशन क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग के लिए लोग टर्न आउट हों। ओके, सो ऐप का नाम ध्यान रखेंगे, वोटर्स इन क्यू, वोटर्स कतार में। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है एक अवार्ड से रिलेटेड, और अवार्ड दिया गया है पी सुब्बाराव, पवलूरी सुब्बाराव, इनको आर्यभट्ट अवार्ड मिला है। और ये आर्यभट्ट अवार्ड कौन से क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन के लिए, एस्ट्रोनॉटिक्स, सैटेलाइट वगैरह बनती है ना जो स्पेस में जाती हैं, तो उनमें अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए, उनमें टेक्नोलॉजी सपोर्ट देने के लिए ये अवार्ड इनको दिया गया है। लेट अस गो थ्रू द डिटेल्स। डॉक्टर पवलूरी सुब्बाराव रिसीव्ड ASI का आर्यभट्ट अवार्ड है। ASI क्या है, आर्यभट्ट अवार्ड कौन देता है? सो ASI इज एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने आर्यभट्ट अवार्ड दिया है डॉक्टर पुलवरी सुब्बाराव जी को, जो कि अनंत टेक्नोलॉजीज के फाउंडर, CEO और चेयरमैन हैं। और ये अवार्ड इनको क्यों दिया गया है, बिकॉज इन्होंने बहुत पूरी लाइफ अपना कंट्रीब्यूशन दिया है एस्ट्रोनॉटिक्स को प्रमोट करने के लिए। यानी कि जो भी सैटेलाइट्स जाती हैं उनमें कंपोनेंट्स, टेक्नोलॉजीज जो लगेंगी, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इन्होंने किया है। ये इसरो के फॉर्मर साइंटिस्ट रह चुके हैं और इन्होंने अनंत टेक्नोलॉजीज़ की शुरुआत कब की, 1992 के अंदर की, ठीक है। और तभी से ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी सपोर्ट वगैरह इसरो को देते आ रहे हैं। पी सुब्बाराव आर्यभट्ट अवार्ड बाय ASI यानी एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, और एस्ट्रोनॉटिक्स के कंट्रीब्यूशन के लिए इनको दिया गया है। ऑलराइट, मूविंग ओवर टू पेयू एक डिजिटल सर्विस, फिनेंशियल सर्विसेज के अंदर है, डिजिटल फिनेंशियल सर्विसेज की कंपनी है, और उसको RBI का इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है। PAU has gotten RBI's in principle approval to operate as payments aggregator। अब PAU पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पे काम कर सकता है। अभी इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है, जो प्रॉपर अप्रूवल होता है वो 6 महीने से लेकर साल भर के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। इन प्रिंसिपल यानी सैद्धांतिक तौर पे कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिल जाना चाहिए, ऐसा RBI ने कह दिया है। सो अब इसके बाद क्या होगा, जैसे आप जीपे करते हो, गूगल पे करते हो, गूगल पे आप देखते होगे पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। आप क्रेडिट कार्ड से करोगे, डेबिट कार्ड से करोगे, किस तरह से पे करना चाहोगे, UPI के थ्रू करोगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वही तो ये जो जीपे है, गूगल पे है, ये एक थर्ड पार्टी हो गई। इसी तरह से अब पेयू एक थर्ड पार्टी बन जाएगी, जिसमें आप बहुत सारे पेमेंट के मेथड्स को ला सकते हो, ताकि जो कस्टमर्स है या फिर जो बिजनेस वाले हैं वो भी उससे जुड़ सके, पेमेंट किया जा सके, पेमेंट लिया जा सके, ठीक है। इसको कहा जाता है पेमेंट एग्रीगेटर। ओके, सो समझ लेते हैं पेमेंट एग्रीगेटर थोड़ा सा, आ जाओ। पेमेंट एग्रीगेटर इज अ थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। मान लीजिए आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का डेबिट कार्ड है, आपको पेमेंट करना है, लेकिन अब क्या करें, तो आप जीपे पे जाते हो, या पेयू पढ़ रहे हैं तो पेयू की बात करते हैं। आप पेयू पे जाते हो, आपने अपना कार्ड उस पर ऐड कर लिया, अब आप उससे पेमेंट कर रहे हो, तो पेयू क्या हो गया, थर्ड पार्टी हो गई। पैसा BOB से जाएगा, जो भी आपने शॉपिंग की है उसके पास, लेकिन हेल्प किसने की आपको ये पैसा पहुंचाने में, थर्ड पार्टी ने। और वो थर्ड पार्टी कौन बन गया, पेमेंट एग्रीगेटर बन गया। और उसके पास सिर्फ BOB का कार्ड नहीं होगा, वो बहुत सारे अलग अलग जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकता है। ओके, सो ऐसा थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर जो कि इनेबल करता है कस्टमर्स को कि आप पेमेंट कर सको, और बिजनेसेस को कि आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सको ऑनलाइन।
समझ में आ गया बात? ओके। पेयू की बात करें तो नेदरलैंड बेस्ड एक कंपनी है ये। कहाँ? नीदरलैंड। और इंडिया में इसके जो सीईओ हैं वो हैं अनिर्बान मुखर्जी। आपका मुख देखा मैंने, आहा बढ़िया, बहुत अच्छा मुख लगा आपका, ये लीजिए मैं आपको पे करता हूँ, आई पे यू, मुंह दिखाई होती है ना जैसे, हाँ आई पे यू, आपका मुख बड़ा बढ़िया प्यारा लगा हमको। अनिर्बान मुखर्जी इज द सीईओ ऑफ पेयू इंडिया। मूविंग ओवर टू, अब हमने देखो ऑनलाइन पेमेंट की बात की है, तो ऑनलाइन फ्रॉड भी बहुत होते हैं और स्पेशली ओटीपी का फ्रॉड अभी बहुत बढ़ गया है ना। आपको मैसेजेस भी कई बार आते होंगे, आपका ओटीपी ये है, और आप सोचते हो कि अरे हमने तो कोई पेमेंट ही नहीं किया, ओटीपी क्या है। बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा मेल्स और मैसेजेस आते रहते हैं आजकल। सो गवर्नमेंट ने एलाई किया है, यानी गवर्नमेंट साथ आ रही है एसबीआई कार्ड के एंड टेलकॉज के। टेलकॉज क्या है? टेलीकॉम कंपनीज, बिकॉज उन्हीं के थ्रू तो ये मैसेजेस आप तक पहुंच रहे होते हैं। सो गवर्नमेंट साथ आ रही है, एलाई कर रही है एसबीआई कार्ड के और टेलीकॉम कंपनीज के टू टैकल ओटीपी फ्रॉड। ओटीपी का क्या फुल फॉर्म होता है? वन टाइम पासवर्ड। ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, जिसको हम एसबीआई कार्ड बोलते हैं, और टेलीकॉम कंपनीज ये पार्टनर कर रही है ताकि जो भी कस्टमर्स हैं, जैसे मान लीजिए मेरे साथ कोई मेरा ओटीपी किसी ने अपने पास ले लिया, कोई फ्रॉड कर लिया, राइट, और जैसे ही मेरी लोकेशन दिख रही है, अच्छा अजमेर है, जिसके पास ओटीपी पहुंचा मान लीजिए वो दिल्ली में बैठा है, तो ये जैसे ही सिस्टम ट्रैक होगा मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि किसी के पास आपका ओटीपी गया है, तो आप पासवर्ड चेंज करो या कुछ ना कुछ करो। ओके, सो नोटिफाइंग यूजर्स अबाउट स्टोलन ओटीपी। और ये इनिशिएटिव से ये जो साइबर फ्रॉड्स वगैरह होते हैं इनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। अब ये सिस्टम बनाने की कोशिश चल रही है कि जैसे रजिस्टर्ड एड्रेस, जियो लोकेशन और डिलीवरी लोकेशन ओटीपी की अलग अलग पाई जाएगी तो नोटिफाई किया जाएगा कस्टमर्स को। समझ में आ गई बात? अगर हम देखें डेटा, तो एज पर गवर्नमेंट डेटा रजिस्ट्री रिसीव्ड 1.12 मिलियन कंप्लेंट्स, करीब 7,488 करोड़ रुपीस की फ्रॉड्यूलेंट ट्रांसफर्स हुए हैं 2023 में। करीब 7,500 करोड़ रुपीस का फ्रॉड ट्रांसफर यहाँ से वहाँ हुआ है। इन सबको रोकने के लिए इस तरह के कुछ कदम उठाने की बात चल रही है। यहाँ तक क्लियर है सब? चलो अगली खबर की तरफ रुख करते हैं और न्यूज़ है सोलर पैनल्स इंस्टॉल करने के लिए सरकार ने अभी रिसेंटली एक स्कीम अनाउंस की थी। नाम याद है क्या? हाँ, जिसमें कि 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर रूफ टॉप पैनल लगने हैं और उसके लिए सब्सिडीज और सॉफ्ट लोन्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। नाम याद है तो लाइव चैट में लिख दो, नहीं तो अभी मैं बताऊंगी। चलिए, सो इंडिया बैंक और टाटा सोलर पावर मिल करके फाइनेंस करेंगे सेंट्रल रूफटॉप सोलर स्कीम। इस सेंट्रल रूफटॉप सोलर स्कीम का नाम मैं आपसे पूछ रही हूँ, बताइए जल्दी से। आ गया? दिख गया? चलिए, सो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये जो स्कीम है इसके तहत 1 करोड़ घरों की छतों पे सोलर पैनल्स लगने हैं और उसके लिए आपको सॉफ्ट लोन्स और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी ताकि आप वो लगवाओ, राइट। और इसके बेनिफिट ये भी हैं कि आपकी बिजली, इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो जाएगी, एट्सेट्रा। सो अब उसके लिए कोई ना कोई कंपनी के साथ में गवर्नमेंट ने टाई अप किया होगा। कौन टेक्नोलॉजी हेल्प देगा भाई, कौन बनाएगा? तो उसके लिए कंपनी है टाटा सोलर पावर। अब जब ये लोन्स वगैरह देने हैं तो उसके लिए कोई बैंक के साथ भी टाई अप करना जरूरी है। तो टाटा सोलर पावर ने किसके साथ में टाई अप किया है? इंडियन बैंक के साथ में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इंडियन बैंक के साथ में, टू फाइनेंस सेंट्रल रूफटॉप सोलर स्कीम। सो टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड और इंडियन बैंक मिल करके अब प्रमोट करेंगे या फिर ये जो लोन्स वगैरह प्रोवाइड करने हैं, फिनेंसिंग सोल्यूशंस देने हैं, ये देंगे। ओके, व्हाट एल्स? हाँ, सो ये जो इंस्टॉलेशंस होंगे 3 किलोवाट और 3 to 10 किलोवाट वाली रेंज की जो रेगुलर स्कीम है उसके तहत जो इंस्टॉलेशंस होने हैं उनके लिए लोन्स दिए जाएंगे। देखिए, जो कंज्यूमर्स हैं वो 2 लाख रुपए तक के लोन ले सकते हैं अगर उनको 3 किलोवाट वाला इंस्टॉलेशन करवाना है, अंडर 3 किलोवाट वाला, ठीक है। एनुअल 7% इंटरेस्ट से और 10 साल में ये लोन चुका सकते हैं। ओके, देन अगर आपको 3 से 10 किलोवाट वाले कैपेसिटी का लगवाना है, 6 लाख तक का लोन मिलेगा और ऑलमोस्ट 8.5 से करीब 10.5% तक के ब्याज के ऊपर मिल जाएगा, तो इंटरेस्ट के ऊपर मिल जाएगा। तो ये फैसिलिटी कौन देगा? इंडियन बैंक अब देगा। सो जिसको भी सोलर रूफटॉप पैनल्स लगवाने के लिए लोन्स वगैरह चाहिए हैं, फिनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, तो वो इंडियन बैंक के थ्रू अब पॉसिबल हो पाएगा। कौन सी स्कीम की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की।
ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ के लिए चलते हैं असम। असम में आता है आईआईटी गुवाहाटी। सो आईआईटी गुवाहाटी ने एक 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट डेवलप की है। बैलेट यूनिट, भाई अपन जाते हैं जब वोट देने तो हम उसमें एक बटन दबाते हैं, लाइट जलती है, आपका वोट कास्ट हो गया नहीं हो गया, वो सारी चीज़ें देखते हैं ना। लेकिन जो नए वोटर्स हैं उनको पता ही नहीं है, तो वो इस झिझक में नहीं जाते। कई लोग जो बहुत ओल्ड एज वाले हैं वो इस झिझक में नहीं जाते कि अरे हम मशीन कैसे चलाएंगे, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, वहाँ कोई बताने वाला भी नहीं होता है, क्योंकि जो ऑफिसर्स होते हैं तो बैठे रहते हैं, राइट। तो इस झिझक को कम करने के लिए और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के वोटिंग दें, आईआईटी गुवाहाटी ने डेवलप किया है एक इनोवेटिव 3D, यानी इस तरह की प्रॉपर मशीन है ना, 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट। डमी है, सच में वोटिंग नहीं हो सकती है इससे, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, सिम्युलेटर समझ लीजिए। सो आईआईटी गुवाहाटी डेवलप्स इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट। और इस जो कामरूप डिस्ट्रिक्ट है, राइट, असम की कामरूप डिस्ट्रिक्ट है, उसमें सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन सेल यानी स्वीप ने आईआईटी गुवाहाटी के साथ पार्टनर किया है। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप देखो, सरकार ने ही आईआईटी गुवाहाटी को बोला होगा भाई ऐसा कुछ बना दो, राइट। सो आईआईटी गुवाहाटी और किसका ये पार्टनरिंग एक आइडिया था या वेंचर था या क्या बोलेंगे, एक पहल थी। सो आईआईटी गुवाहाटी और साथ में स्वीप क्या है, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन सेल, जो कि असम के कामरूप इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट का है। इन दोनों ने पार्टनर करके और ये 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट बनाया है। ठीक है, सो आईआईटी गुवाहाटी याद रखिएगा, स्वीप का फुल फॉर्म याद रखिएगा, और पर्पस मैंने आपको बता दिया क्यों बनाया गया है ये। और ये इंडिया में अपने आप का पहला इस तरह की कोई चीज़ बनाई गई है वोटिंग से रिलेटेड। अगली खबर, हमारे जो डिफेंस पर्सनल हैं वो अपनी जीवन रक्षा के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, जितनों को भी मिल पाती है ना। जब वो जैकेट पहनी जाती है तो वो बहुत हैवी होती है और उसकी वजह से आपकी जो एफिशिएंसी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हैम्पर होती होगी। सो अब डीआरडीओ ने यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप की है अभी तक की लाइटेस्ट, सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट ऑफ द कंट्री। भारत की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट किसने बनाई है? डीआरडीओ तो बहुत बड़ा हो गया ना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो बड़ी संस्था हो गई, इसके अंदर में भी इसके अलग अलग सेंटर्स हैं। सो डीआरडीओ का डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट यानी DMSRDE, जो कि कहाँ है? कानपुर में। सो DMSRDE कानपुर ने बनाया है अभी तक की सबसे लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट इंडिया की, जो कि किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देगी? 7.62 × 54 RAPI लेवल 6 ऑफ BTS 17051 एम्यूनिशन गोलियों की स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, तो इससे प्रोटेक्शन देगी और इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग हो चुकी है कि हाँ ये इफेक्टिवली काम कर रही है। टेस्ट कहाँ किया गया? चंडीगढ़ के TBRL में यानी टर्मिनल बॉलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी में, ये भी DRDO के अंडर में आता है। ठीक है, तो DMSRDE कानपुर ने बनाया है, चंडीगढ़ के TBRL ने इसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है, इंडिया की सबसे लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट। अगली खबर देखते हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, हाँ हो चुकी है, कल खत्म हो चुकी है, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। सो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ हुई? नई दिल्ली में हुई। कब हुई? 24-25 अप्रैल यानी 24 और 25 अप्रैल को हुई। उसमें PM मोदी जी ने भी वर्चुअली अपना एड्रेस दिया। ओके, कौन सा एडिशन था ये? 6th एडिशन था। सो देखिए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है डिजास्टर रिजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर पे, यानी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि जल्दी से अगर कोई डिजास्टर आता है, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया एक्सेट्रा, तो खराब नहीं हो जाए तो वापस से हम उसको मैनेज कर सकें, यानी हम डिजास्टर रेडी बने, फ्यूचर रेडी बने डिजास्टर्स को लेकर के। इसकी एक कॉन्फ्रेंस हुई है, 6th एडिशन था। और इसके लिए ना एक कोलिजन ऑफ डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी और अब उसमें करीब 39 कंट्रीज़ और 7 ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ गए हैं। तो इंटरनेशनली हम डिज़ास्टर को लेकर के, उसको मैनेज करने को लेकर के साथ आते जा रहे हैं, ये उसका एक एग्जाम्पल है। तो आपको मोटी मोटी बात ध्यान रखनी है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर का कौन सा एडिशन था, कहाँ हुआ, नई दिल्ली में, कब हुआ? 24-25 अप्रैल को हुआ। ठीक है, चलो आगे। ये कौन है? ये इंडिया की गीता सब्रवाल हैं। मुझे पता नहीं कितने बच्चे लिख देते हो गीता विश्वास, गीता विश्वास, शक वो क्या, शक्तिमान सीरियल की कोई गीता विश्वास है, मुझे तो याद भी नहीं है।
कई बच्चे मुझे लिखते हैं कमेंट सेक्शन में, आप उनके जैसे दिखते हो। आज मैं चेक करूंगी कौन है गीता विश्वास, लेकिन उससे पहले आप ये गीता सब्रवाल याद रख लो कि इंडिया की गीता सब्रवाल हैं, उनको अपॉइंट किया गया है UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडोनेशिया। कहाँ की बात कर रहे हैं हम? इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं। ओके, सो इंडोनेशिया में यूनाइटेड नेशन की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर जो वहीं रहेंगी और कोऑर्डिनेट करेंगी UN वर्क्स को, वो किसको बनाया गया है? इंडिया की गीता सब्रवाल को बनाया गया है। ओके, और इनका अपॉइंटमेंट किसने किया? यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने किया। बस इतनी सी न्यूज़ है। चलो आगे आ जाओ जी अंबानी जी के रिलायंस जियो पे। सो रिलायंस जियो एमर्जेस एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर इन डेटा ट्रैफिक। जितना डेटा यूज़ किया जा रहा है ना, सो बहुत ज़्यादा डेटा यूज़ करने के लिए बहुत सारे कस्टमर्स का बेस है रिलायंस के पास में, जियो के पास में, और बहुत सारा डेटा यूज़ करने वाली सबसे बड़ी डेटा ट्रैफिक के क्षेत्र में कंपनी कौन सी बन गई है? रिलायंस जियो बन गई। रिलायंस जियो एमर्जेस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर इन डेटा ट्रैफिक, यानी इंटरनेट यूज़, मोबाइल्स, इनकी सर्विसेज, रिलायंस जियो का इंटरनेट बहुत सारे जनों ने बहुत ज़्यादा तादाद में किया है, और इन्होंने सरपास किया है चाइना मोबाइल को। चाइना मोबाइल जो कंपनी है उससे भी आगे रिलायंस जियो का डेटा ट्रैफिक पहुंच गया है 40.9 एक्साबाइट्स, और वो भी एक क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर का अपना जो स्टैटिस्टिक्स है रिलायंस जियो ने शेयर किया कि भाई हमारा टोटल 40.9 एक्साबाइट डेटा ट्रैफिक देखा गया, और जो चाइना मोबाइल से भी आगे था। ठीक है जी, और ईयर इंक्रीज देखें, यानी साल दर साल जो बढ़त हो रही है रिलायंस जियो के अंदर, सो 35.2% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इस ट्रैफिक के अंदर देखी जा रही है। चलो एक स्टडी की तरफ मूव करते हैं। ओके, UNFPA। सो UNFPA यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की एक रिपोर्ट सामने आती है, और उसके हिसाब से इंडिया की जो कुल पॉपुलेशन बताई गई है वो 144 करोड़ बताई गई है UNFPA की, और उसमें से भी ये कहा गया है कि 14 इयर्स के अंडर में इंडिया की 24% पॉपुलेशन है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है। राइट, जिस कंट्री की पॉपुलेशन जितनी यंग होती है उस कंट्री के पास उतना ही स्कोप होता है और डेवलप करने का, उतना ग्रो करने का। जापान क्यों परेशान है? राइट, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के साइड में क्यों इतनी परेशानी है? क्योंकि जापान परेशान है कि एज हो रही है वहाँ की पॉपुलेशन। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज की अगर आप देखो, लोग पॉपुलेशन उनकी पॉजिटिव ग्रोथ रेट ज़्यादा नहीं शो कर रही है, वहाँ पे भी एजिंग होती जा रही है, नए जनरेशन ऐड ही नहीं हो रही है बहुत ज़्यादा। इंडिया की अगर हम बात करें तो चलिए, जहाँ एक और सबसे बड़ी आबादी इस देश के अंदर है 144 करोड़, लेकिन अच्छी बात क्या है कि हमारी 24% जनता जो है वो 14 ईयर्स से कम उम्र की है। दैट इज वी आर अ यंग पॉपुलेशन, एंड दैट इज व्हाई वी हैव अ ट्रिमेंडस स्कोप ऑफ ग्रोइंग एज अ नेशन, डेवलपिंग। सो UNFPA ने बोला कि 24% ऑफ इंडियाज 144 करोड़ पॉपुलेशन इज अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। अच्छा, अब ये जो रिपोर्ट थी इसका नाम क्या है भाई? स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024। ये सिर्फ इंडिया को स्टडी नहीं किया गया, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है, अलग अलग जगह की पॉपुलेशन को स्टडी किया गया, हमने इंडिया का डेटा पिक किया है, और इस रिपोर्ट का टाइटल था इंटरवोवन लाइव्स, थ्रेड्स ऑफ होप, एंडिंग इनइक्वालिटी इन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स। सो इंडिया लीड कर रहा है ग्लोबली विथ एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ 144.17 करोड़, और सेकेंड नंबर पे चाइना है विथ 142.5 करोड़ अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। राइट, और 2011 का सेंसस, जो लास्ट सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी 2011 में, उसके बाद तो अभी तक हुआ ही नहीं, उसके हिसाब से हम 121 करोड़ की आबादी वाले थे। राइट, और अब हम 144.17 करोड़ पे पहुंच गए हैं, और ये रिपोर्ट ये बोलती है कि अगले 77 ईयर्स में ये जो पॉपुलेशन आज हमारी है वो डबल हो जाएगी। ओके, जो भी हम बात कर रहे हैं वो इस रिपोर्ट के डेटा के बेसिस पे कर रहे हैं। सो रिपोर्ट ने बोला कि करीब 24% 14 साल से कम एज ग्रुप की है, 17% आबादी 10 to 19 एज रेंज में है, और 26% 10 to 24 की रेंज में है, और अगर हम 15 से 64 की एज ग्रुप देख लें तो करीब 68% इंडियन पॉपुलेशन इस रेंज में लाई करती है। राइट, देन 7% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, अगर हम इससे ऊपर चले जाएं 65% और मोर, तो उसमें सिर्फ 7% हमारी जनता आती है, यानी बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हमारे पास नहीं है।
विथ मेन हैविंग, आदमियों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है एवरेज, यानी कितने साल तक जीते हैं वो 71 ईयर्स तक, और वुमेन थोड़ी रफ एंड टफ ज़्यादा होती हैं, 74 ईयर्स तक जी लेती हैं। ठीक है, चलिए नाउ अदर पैरामीटर्स जो इस रिपोर्ट ने बताए हैं कि चाइल्ड मैरिज परसेंटेज जो इंडिया में है वो 23% है। 23% चाइल्ड मैरिज देखी गई 2006 से 2023 के बीच में, अगर हम डेटा उठाएं, विच इज़ अगेन अ ह्यूज नंबर। देन मेटर्नल डेथ्स इन इंडिया, यानी जब डिलीवरी हो रही है उस समय जो माँ की डेथ हो जाती है वो कंसिडरेबली कम हुई है। 8% फेटलिटीज़ पूरे वर्ल्ड में जो होती हैं उसकी 8% इंडिया में हो रही हैं। लेकिन रिपोर्ट ने ये भी बोला कि एक ड्रामेटिक इनइक्वालिटी है मेटर्नल डेथ रिस्क में, यानी जहां संसाधन हैं, जो थोड़े वेल ऑफ फैमिलीज हैं, वेल ऑफ फीमेल्स हैं, उनमें डेथ रेट कम हुआ है, लेकिन आज भी गरीब तबके के लोग आप देखोगे तो वहाँ डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा है, मेटर्नल डेथ रेट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। सो इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स टू सी ड्रामेटिक इनइक्वालिटी। ठीक है, हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट प्राइमरीली बेनिफिट किया है वेल्दियर विमेन को, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। मिलियंस ऑफ विमेन एंड गर्ल रिमेन फार बिहाइंड इन प्रोग्रेस, और उनकी प्रोग्रेस स्लो है, स्टॉल्ड है। 800 विमेन, मतलब पहली चीज़ तो ये कि प्रोग्रेस की अगर हम बात कर रहे हैं सो फीमेल काफ़ी पीछे हैं। 800 विमेन डाई एवरी डे गिविंग बर्थ 2016 से। ये अब हम ग्लोबली बात करें, इंडिया की बात नहीं करें, अगर हम पूरे ग्लोब की बात करें तो हर साल करीब 800 महिलाएं, सॉरी एवरी डे, हर रोज़ करीब 800 फीमेल्स डाई एट द टाइम ऑफ गिविंग बर्थ। ठीक है, देन कमिंग अबाउट देयर से एज रिगार्ड टू देयर बॉडी, के अपने बॉडी को लेकर के कितना से है फीमेल्स के पास में, तो अ क्वार्टर ऑफ विमेन यानी 25% विमेन कैन नॉट से नो टू सेक्स विद देयर पार्टनर, यानी अपने पार्टनर्स को सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए मना नहीं कर पाती हैं 25% फीमेल्स, यानी अभी भी उनको नॉन कंसेंशुअल सेक्स में एंटर करना पड़ता है। नियरली 1 in 10 विमेन कैन नॉट मेक देयर ओन डिसीजन अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना है नहीं करना है, मतलब अपने पार्टनर को बोलना कि आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर यूज़ कर लो ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं हो, उसमें भी 10 में से हर एक महिला ऐसा नहीं कर पा रही, अपना खुद का डिसीजन नहीं ले पा रही। सो ऑन द होल UNFPA की रिपोर्ट के ये मेजर फाइंडिंग्स थे। ये कहाँ काम ज़्यादा आएंगे, जब आप आंसर राइटिंग्स करते हो वहाँ ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है, वनडे एग्जामिनेशन में ऐसे निकाल के पॉइंट्स पूछे जाने के चांसेस थोड़े कम हैं। चलिए जी, आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने कवर कर ली है। अब हम बढ़ेंगे रिवीजन क्वेश्चन की तरफ, और रिवीजन क्वेश्चन में पहले हम देखेंगे कल वाले क्वेश्चन। कल वाले क्वेश्चन मतलब कल जाते जाते जो मैंने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था और सेशन के बीच में जो क्वेश्चंस पूछे थे, और फिर आज के सेशन की बात करेंगे। तो कल का यानी 25 अप्रैल का, नहीं आज की, अरे आज तो 25 अप्रैल है ना। सो 24 और 25 अप्रैल यानी अभी चल रही है वो हमारी जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाली कॉन्फ्रेंस है ना। टुडे इज़ नॉट 26, मुझे गलत ध्यान रह गया था। चलिए ओके, सो कल वाला जो क्वेश्चन था, इन विच स्टेट इज़ द सेंकलांग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। सो सेंकलांग जो उत्सव है वो कहाँ ऑब्जर्व किया गया, कहाँ मनाया गया, मेघालय में मनाया गया। कौन सी ट्राइब है जो ये मनाती है, बताओ जल्दी लिखो। सेंकलांग फेस्टिवल कौन सी ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। मेघालय की बहुत पॉपुलर ट्राइब है, जल्दी लिखिए। देन मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस ऑफ द डे पूछे थे। शर्मा जी आप ही थे अकेले जिसने सारे आंसर सबसे पहले कर दिए थे, और कल मैंने जल्दी पिक कर लिया आपका रिस्पॉन्स। तो आई हैड आस्क्ड यू यूनियन मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज कौन है, गिरिराज सिंह है, बिल्कुल ठीक है। MS धोनी का भी रिसेंट मोस्ट क्या रिकॉर्ड था IPL से रिलेटेड, तो 300 स्टंपिंग की है उन्होंने। ओके, देन वर्ल्ड कप T20 लास्ट कहाँ हुआ, कौन जीता। सो ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2022 में हुआ, इंग्लैंड जीती, पाकिस्तान हारा, बिल्कुल सही है। चलिए आज के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आ रहा है, जल्दी से आंसर कीजिएगा। सौरभ, आधा ही नाम लिख दिया मैंने, ओके नो प्रॉब्लम। सो सौरभ हु रिसेंटली अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल प्लेज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। सौरभ फुल नेम क्या है, स्क्वॉश से क्या था, घोष। ओके, सो सौरभ घोष हु रिसेंटली अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल प्ले, वो कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं, स्क्वॉश, घोष स्क्वॉश मैंने बोल ही दिया। तो चलिए सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच इंडियन मूवी बिकेम द फर्स्ट टू बी सिलेक्टेड इन कान फिल्म फेस्टिवल इन ला सिनेफ कैटेगरी। ला सिनेफ कैटेगरी के लिए कौन सी भारतीय फिल्म है जिसको पहली बार सिलेक्ट किया गया, मतलब एक भारतीय फिल्म को पहली बार सिलेक्ट किया गया है। क्या नाम है, सनफ्लावर्स आर द फर्स्ट वंस टू नो। आई
चलो इतना ठीक है, आगे आओ। विच ऐप इज लॉन्च्ड बाय हरियाणा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स ऑफिस फॉर चेकिंग पोलिंग सेंटर्स क्यू। पोलिंग सेंटर्स के आगे जो कतार लगी रहती है उसको चेक करने के लिए हरियाणा ने कौन सी ऐप लॉन्च की है? क्या नाम है उस ऐप का? बड़े कंफ्यूजिंग से ऑप्शन है, देखो क्या होगा? वोटर्स इन क्यू, वोटर्स इन क्यू। Who has been conferred with Aeronautical Society of India's आर्यभट्ट अवार्ड? ASI ने आर्यभट्ट अवार्ड दिया अभी रिसेंटली, किसको दिया है जी? डॉक्टर पी सुब्बाराव को दिया है। ओके नेक्स्ट, कुछ प्रीवियस डे के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। Who recently became the first woman वाइस चांसलर ऑफ AMU? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर मिली है उनको। सो क्या नाम है उनका? कुछ याद कराया था मैंने, नईमा बन करके, है ना? हाँ, नाइमा खातून, नईमा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। विच कंपनी इज सेट टू लॉन्च एन ऑल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सर्विस इन इंडिया बाय 2026? 2026 तक दिल्ली से गुड़गांव के लिए एयर टैक्सी सर्विस शुरू करने की बात की है। किस कंपनी ने ये बोला है भाई? इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस ने कहा है हम शुरू करेंगे। Who has been appointed as the Director General of NSG, National Security Guard, जिन्हें ब्लैक कैट्स भी बोलते हैं, उसके नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं, क्या नाम है? ब्लैक कैट नलिन प्रभात। ओके। Who recently became the first bowler to achieve 200 wickets in IPL? IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? कल पढ़ा था हमने, युजवेंद्र चहल बने हैं। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। विच बैंक, इधर गैप आएगा, विच बैंक हैज टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड पार्टनर्ड विथ टू प्रमोट प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना? ठीक है, ये जो स्कीम है इसको प्रमोट करने के लिए और इसके तहत जो सॉफ्ट लोन्स देने हैं उसके लिए टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने किसके साथ में पार्टनर किया है? कौन सा बैंक है वो? जल्दी से आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और ये हो गया आज का सेशन खत्म, और आज का थॉट हिंदी में है क्योंकि बहुत अच्छा थॉट है। सुने, चलिए। अपने अंदर के महाभारत से तुम्हें अकेले ही लड़ना है। बहुत पावरफुल लाइन है। हाँ, जीवन के चक्रव्यूह में तुम ही कृष्ण हो, तुम ही अर्जुन। यूजली ना अर्जुन जी को जब समझ नहीं आ रहा था कुछ तो कृष्ण जी से उन्होंने ज्ञान ले लिया था, गीता का ज्ञान दे दिया था कृष्ण जी ने उनको, और अर्जुन जी ने उन्हीं के कहे अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ा लिया था। वो तो भगवान से ज्ञान मिला था, तो भगवान पे तो हम रिलाई कर सकते हैं ना। जब भगवान साक्षात सामने हो तो उन पे रिलाई करना बनता है। लेकिन अगर हम रियलिस्टिक बात करें, इस दुनिया की बात करें जहाँ आप और मैं रह रहे हैं, वहाँ कोई भगवान उतर के नहीं आने वाले जो सर्वज्ञानी है, उनको सब पता है, आगा भी, पीछा भी, फ्यूचर भी, पास्ट भी, ऐसा तो नहीं होने वाला, राइट? तो ऐसे में जो आपके स्ट्रगल्स हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके हैं। आप बिल्कुल गाइडेंस लीजिए, अपने पेरेंट्स से लीजिए, अपने फ्रेंड्स से लीजिए, जिनको भी आप वेल विशर मानते हैं, अपने टीचर्स से लीजिए, सबसे लीजिए। लेकिन जब भी डिसीजन लेने की बात आए, जब फाइनल आपको निर्णय लेना है कि मुझे क्या करना चाहिए, हमेशा खुद अपने अंदर अवलोकन यानी कि एनालिसिस किया कीजिए कि ये जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ ये क्यों ले रहा हूँ, इसके कहने पे, उसके कहने पे, या मुझे वाकई में कॉन्फिडेंस है इस डिसीजन पे कि आगे जो भी कॉन्सिक्वेंसेस डिसीजन का होगा वो अच्छा हो या बुरा हो, उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। जिस दिन इतना कॉन्फिडेंस अपने डिसीजन पे आए कि ठीक है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर आई टेक, आई विल नॉट गो बैक टू एनीबडी ब्लेमिंग देम, देखो आपकी बात मान ली और देखो ये हो गया, ठीक है। सो जिस दिन ऐसा लगे कि नहीं, हमारे डिसीजन हम इसलिए ले रहे हैं बिकॉज हम कॉन्फिडेंट इस डिसीजन के बारे में, बिंदास डिसीजन लीजिएगा। बुरा होगा तो भी आप रिस्पॉन्सिबल, अच्छा होगा तो भी आप रिस्पॉन्सिबल। सो ये लाइन क्या कहती है? अपने अंदर के महाभारत के से तुम्हें अकेले ही लड़ना है। अल्टीमेटली लाइफ में कुछ भी होगा, अगर आपकी या मेरी, जूझना किसको है? हमारे फैमिली फ्रेंड्स भी जूझते हैं, लेकिन वो सेकेंडरी लेवल पे जूझते हैं। प्राइमरी कौन फेस करता है सारी चीज़ें? हम खुद करते हैं। तो डिसीजन किसका होना चाहिए? हमारा खुद का होना चाहिए। अगर हमारे पास विजडम नहीं है तो पहले विजडम लाइए, उस डिसीजन के आसपास के बारे में सब कुछ सीखिए, जानिए, उसके सारे पहलुओं को समझिए और फिर डिसीजन लीजिए। और नहीं समझ पाते तो गाइडेंस लीजिए, लेकिन डिसीजन फिर भी खुद ही लीजिए, बिकॉज यू अल्टीमेटली विल बी दी वन हु विल बेयर दी फ्रूट्स और द ब्रंट्स ऑफ दैट डिसीजन। आई बात समझ में? तो कभी भी कोई चीज़ सिर्फ इसलिए मत करिएगा, एक बड़ा फैसला हो चाहे छोटा फैसला हो, कि कोई कह रहा है। कहा जाता है ना कि हम बड़े हैं, हम सब जानते हैं। वो बड़े भी सब नहीं जानते। वो बड़े अपने एक्सपीरियंस के दायरे जितना जानते हैं, अपने ज्ञान के दायरे जितना जानते हैं। ज़रूरी नहीं उनको सारे एक्सपीरियंसेस हों। तो हमेशा ध्यान रखिएगा एक बात, निर्णय यानी अंतिम फैसला आप अपनी जिम्मेदारी पे लेंगे, ठीक है? चलिए, ऑन दिस नोट आई टेक अ लीव। कल मिलेंगे सेम टाइम। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।